नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये नवमांश के ऊपर है। बहुत ही एक सिंपल वीडियो है लेकिन बहुत डेप्थ में आज मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैरिज को लेकर कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताएं, तो उसी के ऊपर आज मैं बताने आपको जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये सिर्फ नवमांश चार्ट्स ही हैं, ये तीनों अलग अलग जातिका हैं। जातिका मतलब फीमेल्स हैं और उन्हीं के नवमांश चार्ट हैं। लग्न चार्ट मैंने यहाँ नहीं बनाए हैं क्योंकि कोई चीज़ जब आपको लग्न चार्ट से क्लियर नहीं दिखती है, खासकर मैरिज को लेकर, तो वो आप नवमांश से बहुत इजीली देख सकते हैं। तो यही कुछ टेक्निक्स है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान से मेरे को जायका उनका नाम है, जो उनका रेगुलर मेरे को व्हाट्सअप आता है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ उसका जो टाइटल होता है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स रखें। तो शायद मेरे को लगता है कि वहाँ उनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन हिंदी समझ आ जाती है, पढ़नी नहीं आती है, क्योंकि उर्दू जो हो सकता है उनकी बेसिक लैंग्वेज होगी। तो जायका जी, मैं इसमें आपके लिए क्या करूँगा, और मेरे और भी जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी ये रिक्वेस्ट थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में सारा मेंशन कर दूंगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या क्या मैंने उसमें टेक्निक्स या किसके बारे में बताया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में पूरा इंग्लिश में मैं इसको मेंशन कर दूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैरिज एक बहुत ही जो है एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है जब प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है जब आप मैच मेकिंग करवाते हैं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, कुंडली मिलान कराते हैं। लगन कुंडली तो आप मिलान कर लेते हैं, चंद्र कुंडली से भी आप मिलान कर लेते हैं, गुण आप मिलान कर लेते हैं, आयु आप देख लेते हैं, मंगल दोष आप देख लेते हैं, और भी किसी तरह के कुछ विष दोष या कुछ भी और प्रॉब्लम होती है वो आप लगन चार्ट में देख लेते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग क्या मिस कर देते हैं दोस्तों, D9 जिसको नवमांश चार्ट कहा जाता है। ये मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके भाग्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है नवमांश प्ले करता है। प्लस प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हुई है ये भी नवमांश से पता चल जाता है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ मैरिज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जब भी लगन चार्ट आप एनालाइज कर लें, सारी चीज़ें आपको ठीक लगती हैं, तो एक बार नवमांश को इस एंगल से ज़रूर देख लें, जिसमें 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नवमांश में आपको क्या देखना है, फर्स्ट हाउस। नवमांश का फर्स्ट हाउस आपको देखना है। ये लगन कुंडली यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, तीनों अलग अलग चार्ट्स हैं ये। नवमांश का लगन और उसके लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि नवमांश का जो लगन होता है या नवमांश के जो लगन लॉर्ड होते हैं, ये व्यक्ति की इच्छा होती है, व्यक्ति की चाह पे डिपेंड करता है कि वो मैरिज करना चाहता है या नहीं, जिसको आप डिजायर कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लगन नवमांश का फर्स्ट हाउस इस चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा, बहुत बारी आपने देखा होगा कि लड़कियों की एज 40, 42, 43 भी हो जाती है, फिर भी वो मैरिज के लिए मना करती हैं दोस्तों। तो नवमांश का फर्स्ट हाउस अगर बुरी तरह से पीड़ित होगा तो मैरिज की चाह जो होती है, मैरिज की जो डिजायर होती है, वो उनको नहीं होगी। तो ये हाउस आपको एनालाइज करना है। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको कि एनालाइज कैसे करना है। पहले मैं सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में आपको देखना है नवमांश कुंडली के 7th हाउस और 7th लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैरिज में, क्योंकि लगन कुंडली के 7th हाउस 7th लॉर्ड तो आपने देख लिए, लेकिन कंपैरेटिवली आपको नवमांश के भी 7th हाउस और 7th लॉर्ड देखना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होंगे तो फिर उस मैरिज का चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है।
थर्ड आपको देखना है कि विवाह तो मेरा हो गया, विवाह का सुख क्या इस कन्या को या क्या मेरे बेटे को आने वाले समय में विवाह का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा, उसके लिए आपको नवांश का 4th हाउस और 4th लॉर्ड देखना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपके एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जो है कैसे रहते हैं, क्या सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसकी पोजीशन बताएगी। अब और आपको क्या देखना है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिज के लिए, ये कुटुंब भाव है और इसको नवांश में भी आपको सेम वे से एनालाइज करना है। सेकंड हाउस जो होता है इसको संस्कार कहा जाता है दोस्तों। ये जब एक बच्चा बड़ा होता है तो सेकंड हाउस से उसको जो एजुकेशन मिलती है वही एजुकेशन उसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या सीखता है वो अपने माँ बाप से, क्या उसको संस्कार मिलते हैं, तो सेकंड हाउस को भी एनालाइज करेंगे। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसको एनालाइज करना है। और लास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है शुक्रदेव। बहुत से लोग इसको मिस करते हैं दोस्तों मैरिज के लिए, और मैं अपनी पहले भी बहुत वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि शुक्रदेव ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो मैरिज के बाद मैरिज को चलाने का काम करते हैं। अगर ये कुंडली में आपके खराब हो गए, 0 डिग्रीज पे हो गए, या किसी ऐसे फायरी नक्षत्र में आ गए, केतु के नक्षत्र में आ गए, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है अगर उस प्लैनेट की दशांतर दशा आ जाएगी। खासकर जब शुक्रदेव 9 नंबर साइन में होंगे, ये एक बहुत ही फायरी साइन होता है जहाँ पे शुक्रदेव की जो क्वालिटीज होती हैं वो पूर्ण रूप से जल जाती हैं दोस्तों। तो इसको और एग्जांपल्स के साथ मैं आने वाले समय में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है नवांश को एनालाइज करते वक्त। तो आइए कुंडली नंबर फर्स्ट, ये एक फीमेल का चार्ट है जिनका 2014 में इनका विवाह हुआ था, और 2012 में इनका विवाह हुआ था, और 2014 2 साल में ही इनका डाइवोर्स हो गया हस्बैंड से। तो नवांश में देखिए दोस्तों ये चीज बिल्कुल क्लियर पता चल जाती है। लगन कुंडली में भी बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन जब आप नवांश पे जंप करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नवांश कुंडली में लगन में सूर्य देव हैं। यहाँ सूर्य देव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनने वाले हैं दोस्तों। जिन भी लोगों की कुंडली में नवांश कुंडली में लगन में सूर्य हैं, सूर्य देव हैं सॉरी, और वो एक पीड़ित अवस्था में होंगे, अच्छे हाउस के लॉर्ड नहीं होंगे, या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होंगे, तो क्या होगा, बहुत ईगो आने वाली है आपको। विवाह जैसे ही आपका विवाह होगा, हस्बैंड के साथ आपके रिलेशंस खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। ईगोइस्टिक लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हस्बैंड से झगड़ा करेगी बात बात पे, मैं जो बोलूंगी वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। इस तरह की एक धारणा उनकी बन जाती है जो कि फिर डिफरेंस पैदा करने लग जाती है हस्बैंड वाइफ में। तो यहाँ सूर्य देव देखिए दोस्तों 12th लॉर्ड हैं, अच्छे हाउस के लॉर्ड नहीं है, और इस लगन के शत्रु भी माने जाते हैं सूर्य देव। और सूर्य देव का एस्पेक्ट लगन पे भी है जो नवांश का लगन है, और 7th हाउस पर भी है। देखिए यहाँ से सीधा जो एस्पेक्ट होगा ये सूर्य देव में सबसे ज्यादा सेपरेटिव क्वालिटीज होती हैं दोस्तों। अलगाववादी, एक क्रूर प्लैनेट है, हालांकि देवताओं की श्रेणी में आते हैं, प्लैनेट्स के राजा माने जाते हैं, लेकिन क्रूरता सबसे ज्यादा इनमें होती है। और जब ये एक खराब हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं तो फिर जहाँ पे ये बैठेंगे और जहाँ दृष्टि डालेंगे वहां पे बहुत ज्यादा खराबी हो जाती है। और अब सेकंड आप इस कुंडली में और एक मेजर क्या बात है, सूर्य देव की राशि आपको देखनी है। सूर्य देव की राशि होती है नंबर 5 लियो। लियो राशि में देखिए दोस्तों इस कुंडली में राहु देव प्लेस्ड हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। सूर्य देव के घर में बैठे हैं राहु देव, जो अपनी षड्यंत्रकारी क्वालिटीज, अपनी सेपरेटिव क्वालिटीज
सूर्य देव को देने वाले हैं और देते भी रहेंगे, और इसी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति रहती है, डिफरेंस की स्थिति रहती है। इस सूर्य देव पर शनि देव का भी एस्पेक्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। शनि देव कभी भी डाइवोर्स नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर 7th हाउस, 7th लॉर्ड या कोई प्लैनेट 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और शनि देव उस प्लैनेट पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट्स, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में आने लग जाता है। तो यहाँ देखिए सूर्य चारों तरफ से, सूर्य देव तीनों तरफ से बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो गए हैं। सिर्फ जो एक पॉजिटिव हल्का सा फैक्टर है वो है बृहस्पति देव की दृष्टि। बृहस्पति देव 9th हाउस में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं दोस्तों, यहाँ के वो कारक हैं। कारक जब अपने ही भाव में बैठता है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, और यहाँ बृहस्पति देव शत्रु राशि में है, एक अच्छी राशि में नहीं है। इसी तरह से शनि देव के बारे में एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ। वर्गो लगन के लिए, कन्या लगन के लिए शनिदेव 6th लॉर्ड का 75% रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि 6th हाउस में है। लेकिन बेनिफिक रिजल्ट भी दे देंगे 25%, क्योंकि पंचमेश भी माने जाते हैं कुंडली में। तो इस तरह से ये लगन को एनालाइज करके मैंने बता दिया। अब एनालाइज करते हैं 7th हाउस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। यहाँ देखिए लगन लॉर्ड चलकर स्वयं 5th हाउस में आ गए हैं और बृहस्पति द्वारा दृष्ट हैं, और यहाँ शनिदेव द्वारा भी दृष्ट हैं। तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाता है। विवाह का डिजायर इस लड़की को था और विवाह हो गया, क्योंकि बृहस्पति देव एक नेचुरल शुभ प्लैनेट है। नमांश के लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और नमांश के लगन लॉर्ड पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो विवाह होना बिल्कुल 100% इस केस में तय होता है दोस्तों। अब बात करते हैं 7th हाउस की। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सूर्य देव की एक सेपरेटिव दृष्टि है, तो इसको दोबारा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अब एनालाइज करते हैं 7th लॉर्ड बृहस्पति देव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। ये बृहस्पति देव शत्रु के घर में बैठे हैं दोस्तों। शत्रु के घर में बैठे हुए बृहस्पति देव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, खासकर जब वो देव गुरु शुक्र देव आचार्य शुक्र देव के घर में जाके बैठ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन पे इस कुंडली में नहीं है। अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 4th हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस, ये सुख का भाव है आपकी कुंडली में। तो 4th हाउस हैप्पीनेस, ये सुख का भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए 4th हाउस में मंगल देव प्लेस्ड है, वो भी एक फायरी साइन में। जब भी 4th हाउस में एक फायरी साइन होगा, खासकर जब भी 9 नंबर या 5 नंबर, ये बहुत ही ज्यादा इनमें अग्नि होती है। फायर जो अग्नि का ताप होता है बहुत ज्यादा होता है। और मंगल देव क्योंकि इस लगन के लिए एक अच्छे प्लैनेट नहीं है, 8th लॉर्ड है। देखिए यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि 8th हाउस में आ रही है, तो विवाह का सुख जो है पूर्ण रूप से ये खत्म कर देंगे। और लास्ट शुक्रदेव, जी हाँ, शुक्रदेव अगर आपके पीड़ित हो गए नमांश कुंडली में तो विवाह सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। यहाँ देखिए शुक्रदेव राहु केतु एक्सिस में आ चुके हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करनी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है, बहुत से मेरे पास व्हाट्सएप आने वाले हैं इसको लेकर, उसका सॉल्यूशन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। इन सारे कॉम्बिनेशंस को आपको चेक करना है और एक एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज इन द सेंस कि अगर 4 चीजें आप चेक कर रहे हैं, 4 में से 2 ठीक हैं, 2 खराब हैं, तो एक एवरेज मैरिज जो है वो चलेगी। 4 में से 3 खराब हैं तो डिस्टर्ब रहेगी। 4 के 4 खराब हैं, जैसे इस केस में है, तो डाइवोर्स और सेपरेशन के योग बन जाते हैं कुंडली में दोस्तों। तो ये बहुत ध्यान से आपको चेक करना है। और
सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्थ हाउस कुंडली का। अगर फोर्थ हाउस पीड़ित हो जाएगा नमांश कुंडली में तो कहीं ना कहीं ये मैरिज डिले में भी कॉज करता है, मैरिज में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और अगर उसी समय जब आपने विवाह किया साल 2 साल बाद कोई ऐसी दशा आ रही है जो नमांश कुंडली में फोर्थ हाउस से इंडिकेट करती है, फोर्थ हाउस से रिलेट करती है, तो फिर मैरिज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करना है जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं। दशाओं को जरूर देखिए दोस्तों, आने वाली दशाएं मेरी कैसी हैं, आने वाली दशाएं लड़के की कैसी हैं, लड़की की कैसी हैं। अगर उसमें आपको कुछ नेगेटिविटी दिखती है, कुछ प्रॉब्लम दिखती है, तो उसकी रेमेडीज करिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करने के बाद क्या रेमेडीज उसमें हो सकती हैं वो आपको जरूर करनी है। तो इस केस में भी इनको मंगल देव की यहाँ रेमेडीज और सूर्य देव की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। विवाह से पहले भी कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी रेमेडीज होती हैं जो विवाह से पहले अगर आप पूर्ण रूप से उसको करेंगे विधि पूर्वक, तो ये दो जो प्लैनेट्स हैं वो कुंडली में शांत हो जाते हैं दोस्तों, जो अपना बुरा प्रभाव है वो नहीं देते हैं। तो ये जब आप कुंडली मिलान करेंगे उस समय ये जरूर आप इन चीजों का ध्यान रखें। तो बाकी जो 2 और कुंडलियां हैं, ये दोनों नमांश कुंडली हैं, इसमें भी बहुत इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से इनका डाइवोर्स हो गया। कुछ इनमें से एक ऐसा चार्ट है जिनके हस्बैंड 5 साल से उनके साथ नहीं रह रहे हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या चीजें होती हैं कुंडली में, ये सेकंड पार्ट जब मैं इसका बनाऊंगा तो और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज पहले भी आई थी और मैं समय पूर्वक उनका जो है रिप्लाई नहीं कर पाया, तो आज मैं उसका रिप्लाई आपको देने जा रहा हूँ। जब आप नमांश कुंडली देखेंगे, अगर नमांश कुंडली में जो राशि 7th हाउस में आ रही होगी, यहाँ देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। नमांश कुंडली में 7th हाउस में 9 नंबर राशि है और इसके लॉर्ड अगर वक्री होंगे, ये आपको लगन कुंडली से देख के पता चल जाएगा कि बृहस्पति देव वक्री हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ 7th हाउस में 9 नंबर राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति देव बनने वाले हैं। तो अगर भाग्यवश 7th लॉर्ड नमांश कुंडली में वक्री हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होते हैं, तो फिर क्या होगा। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वक्री प्लैनेट्स में इतनी ज्यादा पावर होती है दोस्तों, 3 गुना उनको पावर ज्यादा मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, जिस हाउस के वो लॉर्ड होंगे उस हाउस को वो हमेशा रोटेट करते रहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, रोटेशन की वजह से और राहु केतु के पाप प्रभाव की वजह से मैरिज अच्छे से चल नहीं पाएगी। कभी वाइफ अपने घर में रहेंगी, कभी वाइफ अपनी मम्मी के घर में रहेंगी, फिर कुछ दशाएं बीच में ठीक हो जाएंगी तो वो वापस आ जाएंगी, लेकिन फिर से अगर कुछ पीरियड ऐसा खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रही है, बार बार इस हाउस को रोटेट किया जा रहा है। तो 7th हाउस जो होता है नमांश का, मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से एनालाइज कर लेना है। किसी भी चार्ट को जब आप देखते हैं उसमें नमांश कुंडली में अगर इस तरह का योग है और उसी प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आने वाली है विवाह के तुरंत बाद, तो फिर आप क्या करें, उस टाइम पीरियड तक वेट कर सकते हैं, विवाह तब तक नहीं करें। लेकिन अगर इस तरह की इमरजेंसी है कि आप नहीं रुक सकते, या लड़के वाले नहीं रुकते हैं या लड़की वाले नहीं रुक सकते हैं, तो फिर आपको उस प्लैनेट की पाठ पूजा करवा लेनी चाहिए किसी अच्छे पंडित द्वारा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इन 2 चार्ट्स के ऊपर और आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्या इस कुंडली में कॉम्बिनेशंस थे, कैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, सेपरेशन हो गई और बात जो है डाइवोर्स तक पहुंच गई दोस्तों। जय शनिदेव।